अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर 6। आज मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है फ्रैक्चर। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और स्पेसिफिक ट्रेनिंग रेजिमेंट से जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सफोर्ड और डी लोम रेजिमेंट। जो इस चैप्टर के मेजर इम्पोर्टेंट एससीक्यूज थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट मैं चैप्टर 7 इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। अगर इस चैप्टर में से आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जिसको फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर भी कहते हैं। बेसिकली फ्रैक्चर होता क्या है? जब लॉस हो जाए कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। लेकिन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर क्या है? इसके अंदर बेसिकली जब भी कोई भी ट्रॉमा आ जाता है, सडन ट्रॉमा आता है हमारी बोन के ऊपर, तो बोन जो होती है ना, वो ऑलरेडी अगर किसी वीकेंड हो डिजीज की वजह से, तो उसका फेलियर हो जाता है बोन का। यानी कि बोन क्या होती है? वो ब्रेक हो जाती है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। तो क्या होता है कि बोन जो होती है, फेलियर ऑफ बोन हो जाता है, जो कि ऑलरेडी वीकेंड हो किसी भी डिजीज की वजह से। लेकिन जब उसके ऊपर माइनर सा स्ट्रेस भी आएगा तो वो क्या करेगी? उसकी कंटिन्यूटी जो बोन की होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली कि बोन जो होती है वो ऑलरेडी वीकेंड होती है। जिन भी वोमेन्स की, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ओस्टियोपोरोसिस की वोमेन है तो वो क्या करेगी? उसको उसकी हिस्ट्री में यकीनन होगा कि उसको फॉलिंग हिस्ट्री होगी उसकी, कि वो अचानक गिर पड़ी और वो समझ रहे होते हैं पेशेंट्स की उनके गिरने की वजह से बोन ब्रेक हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कि फ्रैक्चर की वजह से ही वो गिरते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा मिलेगी हिस्ट्री ऑफ फॉल। तो ज़्यादातर क्या होती है ऑस्टियोप्रोटिक वोमेंस के अंदर, ज़्यादा तौर पर कब होती है ये? पोस्ट मेनोपॉजल जो वोमेंस होती हैं, उनकी बोन्स पहले से ही ऑस्टियोप्रोटिक होती हैं और वो वीकेंड होती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब फ्रैक्चर हो जाता है उनकी बोन के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता बोन डेंसिटी कम होने से वजह से, तो वो क्या करती हैं? ठीक है, वो गिर पड़ती हैं अचानक। ठीक है, उनकी फॉलिंग हिस्ट्री होगी, लेकिन उनको ये लग रहा होता है पेशेंट्स को कि हमारे गिरने की वजह से हमारी जो भी है जो बोन फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पहले से ही वीकेंड होती है उनकी बोन किसी भी डिजीज़ की वजह से, चाहे वो डिजीज़ ऑस्टियोप्रोटिक हो सकती है या फिर वो पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन हो सकती हैं। तो काजेज बेसिकली यही आ जाती है, पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन। जो कॉमन साइट्स आ जाती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं जो कि कॉमनली फ्रैक्चर करती हैं, उसके अंदर आ जाती है फीमर, आ जाती है रिस्ट, आ जाती है। ठीक है, क्योंकि फॉलिंग जब हम गिरते हैं तो ज़्यादातर हमारी यही बोन्स जो होती हैं वो कांटेक्ट में आती हैं और इन पे सडन ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीमर, रिस्ट, वर्टिब्राज आ जाते हैं और हमारी रिब्स आ जाती हैं। ठीक है, कॉमन साइट्स भी पूछ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, सीक्यू है फ्रैक्चर, और इसलिए मैंने इसको आज डिस्कस कर रही हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले वो पूछ सकते हैं, डेफिनेशन इसकी पूछ सकते हैं, और देन वो पूछेंगे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग गाइडलाइंस हम कौन कौन सी करवाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आ जाती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग गाइडलाइन के अंदर हमने इंटेंसिटी देखनी होती है। इंटेंसिटी सबसे पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि क्या होती है। बेसिकली इंटेंसिटी हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या लोड को। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज हमने क्या रखनी होती है इसके अंदर? हमने अवॉइड करनी होती है हाई इंटेंसिटी, यानी कि हाई लोड ना आए, हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो, और हाई वॉल्यूम को। और वॉल्यूम मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या था? नंबर ऑफ रेपिटेशंस। ना ही ज़्यादा एक्सटर्नल लोड हो और ना ही नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा हो।
किसके अंदर? वेट ट्रेनिंग के अंदर। देन जो नेक्स्ट आ जाता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग गाइडलाइन के अंदर रेपिटेशंस और सेट्स आ जाते हैं। अब रेपिटेशंस यानी कि एक्सरसाइजेज आपने कितनी बार करवानी है, और सेट्स यानी कि रेस्ट इंटरवल उन एक्सरसाइजेज के अंदर क्या होगा। तो आपने सिर्फ सिंगल सेट करवाना है, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज का आप एक सेट बना लेंगे और वो सिंगल सेट होना चाहिए। लेकिन उस सिंगल सेट के अंदर जो भी आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज बनाई हैं वो उन हर एक एक्सरसाइज की 8 to 12 रेपिटेशंस होनी चाहिए। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेट बना लिया, ठीक है, एक्सरसाइजेस करवाने के लिए पेशेंट को, और उसके अंदर उस सेट के अंदर आपने 3 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, 3 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन इन 3 एक्सरसाइजेस में से जो हर एक एक्सरसाइज है उसकी आपने 8 to 12 रेपिटेशंस रखनी है, ताकि पेशेंट जो है ना उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वजह से फटीग के चांसेस ना हो जाए। ठीक है। और देन आ जाती है फ्रीक्वेंसी का, आपने ख्याल रखना होता है कि कितनी बार करवाना है, वीक के अंदर, मंथ्स के अंदर, ईयर्स के अंदर, जो भी आपने एक्सरसाइज सेशन प्लान करना है। तो ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मोस्टली होती है 2 to 3 टाइम्स पर वीक। आपने जो भी एक्सरसाइज सेशन का एक पूरा ठीक है चार्ट बनाया, उसके अंदर जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो 2 to 3 टाइम्स पर वीक होंगी। टाइप ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आपने किस किस्म की एक्सरसाइजेस करवानी है। तो इस चीज़ के अंदर मतलब कि इधर आपने आइसोमेट्रिक करवानी है, आइसोटोनिक करवानी है एक्सरसाइजेज, उनके अंदर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और कौन कौन सी प्रिकॉशंस चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं ये। इसके अंदर ज़्यादातर तो हमने अवॉइड करनी होती है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि जंपिंग आ जाती है और होपिंग वगैरह। ठीक है, ये वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट होती हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हाई इम्पैक्ट का ये भी मतलब होता है कि जब आप ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो ज़्यादातर लोडिंग जो हो रही होती है ना वो हमारी जॉइंट्स के ऊपर आ रही होती है, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, इसलिए हमने उनसे प्रिवेंशन करनी है। देन आ जाती है अवॉइड करनी है हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। लेकिन हम क्या करवा सकते हैं, हम उन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग के लिए लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ताकि उनके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस कम आए। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करवाएंगे। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ज़्यादातर लंजेस आ जाती हैं, इसके अंदर स्टेप अप्स करवा सकते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्टली क्या आता है, इनकी वजह से बोन्स के ऊपर लोडिंग आती है, तो ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। देन आ जाती है हमने हाई वेलोसिटी मूवमेंट्स को अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है, हाई वेलोसिटी मूवमेंट्स को। देन आ जाती है जो नेक्स्ट हमने प्रिकॉशन देखनी होती है, हमने अवॉइड करनी होती है ट्रंक फ्लेक्शन विद रोटेशन और स्पाइन फ्लेक्शन। ट्रंक फ्लेक्शन विद रोटेशन और स्पाइन फ्लेक्शन। अब ये फ्लेक्शन क्यों हमने अवॉइड करनी होती है ट्रंक और स्पाइन के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से अंटीरियर कंप्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब स्पाइन आगे को फॉरवर्डली बेंड होती है तो इसकी वजह से जो अंटीरियर वर्टिब्रा की साइड होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोडिंग आती है। जब उसके ऊपर ज़्यादा लोडिंग आएगी तो अंटीरियर कंप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने ये अवॉइड करनी है ये वाली एक्सरसाइजेस को। और दूसरा जो आ जाती है, अवॉइड हमने करनी होती हैं लोअर एक्सट्रीमिटी वेट बेरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी वेट बेरिंग एक्सरसाइज। जाहिर सी बात है कि अगर हम जो अपनी एक्सट्रीमिटी के ऊपर ज़्यादा वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मेजर वेट बेरिंग जॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हिप है, तो इसके ऊपर टॉर्जियन मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और उसकी वजह से जो प्रॉक्सिमल फीमर होती है उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रैक्चर के। देन आ जाती है हमने अवॉइड करनी होती है लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर बैलेंस को। ठीक है,
लॉज ऑफ बैलेंस को हमने अवॉइड करना होता है जब हम लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, क्योंकि बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी भी पेशेंट का बैलेंस ठीक नहीं है तो वो स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो हम उसको क्या करवाएंगे, सीटिंग के अंदर एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ताकि अगर हम उसको स्टैंडिंग के अंदर करवाएंगे, हमें नहीं पता होगा कि बैलेंस की उस पेशेंट का लॉस है, तो उसकी वजह से ही उसके फॉलिंग के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं और फ्रैक्चर के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। देन आ जाता है कि अगर कोई भी ग्रुप एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, किसी भी हम ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक क्लास के अंदर हम बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनको इन ग्रुप की फॉर्म में एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, तो लेकिन इसके अंदर हमने हमेशा प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, जो कि है 1-to-1 बेसिस। 1-to-1 बेसिस का क्या मतलब होता है कि अगर आप ग्रुप में एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो आपने इंडिविजुअली पेशेंट को डील करना है जो कि ज़्यादा सिवियरिटी के साथ आया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है जिसकी पहले भी हिस्ट्री रह चुकी हुई है फॉलिंग की, तो आपने उसको इंडिविजुअल उसको मोनिटर करना है, उसको इंडिविजुअली आपने सुपरवाइज करना होता है, ठीक है, ताकि उसको हम इंडिविजुअली लेके चलें, उसकी पैथोलॉजीज को और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को। क्योंकि ग्रुप एक्सरसाइजेज के अंदर ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ फॉल नहीं रही होगी, लेकिन आपने जिनके अंदर रही होगी उनको इंडिविजुअली डील करना है। तो ये बेसिकली क्या थे, रेजिस्टेंस गाइडलाइंस थी, जिनके अंदर आपने इन चीज़ों को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ये SCQ भी आया हुआ है पास पेपर में, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। देन हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं contraindications of the resistance exercise. देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, यानी कि किन किन कंडीशंस के अंदर हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज को परफॉर्म नहीं करवाना। तो जो सबसे पहली कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती है, जो कि एज अ फिजियोथेरेपी पिस्ट। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। इसमें जो सबसे पहली कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती है वो है पेन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, यानी कि किन किन कंडीशंस के अंदर हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज परफॉर्म नहीं करवानी। तो जो सबसे पहली कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती है वो है पेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने पेन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि पेन ना हो सके पेशेंट को। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं और 3 कंडीशंस आ जाती हैं कि जिन जिन को हमने ख्याल रखना होता है और जिन जिन के अंदर हमने कंडीशन के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहली जो आ जाती है वो है कि अगर तो पेशेंट को सीवियर मसल और जॉइंट के अंदर पेन है जब वो एक्टिव मूवमेंट्स कर रहा है विदाउट रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले पेशेंट आएगा, उसकी हमने एक्टिव रेंजेस चेक कर लेनी है, एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है। अगर तो इन एक्टिव मूवमेंट्स के अंदर पेशेंट को पेन फील हो रही है, अभी हमने कोई रेजिस्टेंस भी नहीं अप्लाई की, तो क्या है कि हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को नहीं करवाना। डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वो वाली होती हैं जिसके अंदर जॉइंट मूव करता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है, इनको हमने नहीं करवाना। देन आ जाती है जो सेकंड कंडीशन आ जाती है, इसके अंदर आ जाता है कि अगर हम पेशेंट को रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस करवा रहे हैं, डायनेमिक वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो अपने ज्वाइंट को मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो अब हमने ज्वाइंट को मूव नहीं कराना, हमने विदाउट ज्वाइंट की मूवमेंट के बगैर ही हमने उसको एक्सरसाइजेस करवानी है। कौन सी, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी है।
तो हमने रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करवाते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को पेन ना आए, ठीक है। अगर तो पेशेंट को रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करवाते हुए पेन आएगी तो देन हम क्या करवाएंगे, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को नहीं करवाएंगे उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। देन जो थर्ड प्रिकॉशन हमने देखनी होती है वो ये है कि अगर तो पेशेंट जो है ना उसको मुसलसल पेन होती जा रही है और अगर हम रेजिस्टेंस कम भी कर रहे हैं तो फिर भी उस पेशेंट को मुसलसल ही पेन हो जा रही है, तो उनके अंदर हमने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को नहीं करवाना, ठीक है। किनके अंदर, जिनके अंदर कंटिन्यूसली पेन होगी। देन जो सेकंड आ जाती है कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है इसके अंदर भी हमने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज को नहीं करवाना होता। जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं पेशेंट्स के अंदर जो कि डिजीज़ रिलेटेड होती हैं, जैसे कि विलन बेरी सिंड्रोम था, इसके अंदर भी पेशेंट को ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। और उसके अलावा अगर तो मसल इन्फ्लेमेशन है, मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि पोलीमायोसाइटिस आ जाती है, डर्मेटोमायोसाइटिस आ जाती है, तो इन कंडीशंस के अंदर हमने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को नहीं करवाना, क्योंकि अगर हम करवाएंगे तो इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। देन इन कंडीशंस के अंदर हमने अप्लाई नहीं करना होता कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगा बॉडी की। और उसके अलावा देन नेक्स्ट आ जाती है प्रिकॉशन, देन कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस। अगर कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, उसको MIA है, तो उसके अंदर हमने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को नहीं प्रोवाइड करना होता, क्योंकि उन पेशेंट्स के अंदर पहले ही उनकी हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं। अगर हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे तो उनके मसल्स तो फेल हो जाएंगे, इसलिए हमने उनके अंदर भी रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को नहीं करवाना। एक इम्पॉर्टेंट बात बताई हुई MCQs में आ सकती है कि अगर तो MIA हो है किसी पेशेंट को, ठीक है, या फिर उसकी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पोस्टपोन करनी होती है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस 5 वीक्स के लिए, यानी कि 5 वीक्स के बाद हम उसको करवा सकते हैं, पहले नहीं करवा सकते। तो ये थी कॉन्ट्राइंडिकेशंस।